हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जो कि एक हेट लव स्टोरी है और हम देखेंगे कि कैसे हमारी कहानी के मेन हीरो को हमारी कहानी की मेन हीरोइन से प्यार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है जो एक शॉप के अंदर होती है और वहाँ से वो सारे कपड़े खरीद लेती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की को एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, इसे ब्रेन ट्यूमर है और ये अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में है और इसलिए ये अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा बिना किसी टेंशन के जीना चाहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसे उस शॉप से एक अम्ब्रेला मिलता है। जब वो अपनी सारी ड्रेसेस लेकर बाहर आ रही होती है तो उसे पता चलता है कि जिस टैक्सी को उसने बुक किया था उस टैक्सी ने इसे इसकी डेस्टिनेशन तक ले जाने से मना कर दिया है और टैक्सी ड्राइवर ने इसकी राइड कैंसिल कर दी। ये सुनकर इस लड़की को गुस्सा आने लगता है। इसका नाम रोज होता है और ये ऊपर भगवान को देखकर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि चाहे आप मुझे कितना भी परेशान कर लें पर मैं ऐसे ही रहूंगी, चाहे आप मुझे कुछ भी कर ले मैं ऐसे ही रहूंगी, भले ही आप कितनी भी प्रॉब्लम्स दें मैं हमेशा हंसती रहूंगी, मुस्कुराती रहूंगी। और ये बराबर चिल्ला रही होती है कि अचानक से ऊपर से एक बिजली कड़कती है और वो एकदम से इस लड़की को एक सिस्टम के बीच में ले जाती है और हमें पता चलता है कि ये सिस्टम अब इसे गाइड कर रहा है। सिस्टम बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम अपनी लाइफ की आखिरी स्टेज पर हो और तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पर तुम्हें एक टारगेट अलॉट किया जाता है। अगर तुमने उस टारगेट को कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारी लाइफ दोबारा से एक हेल्दी लाइफ बन जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? रोज ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ऐसा कौन नहीं चाहता, हर एक इंसान एक हेल्दी लाइफ जीना चाहता है। वैसे भी इस बीमार शरीर में मुझे घुटन होती है। जिस पर सिस्टम कहता है ठीक है, अब तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें एक रिच सीईओ की असिस्टेंट बनकर उसके दिल में प्यार की उमंग लानी है किसी भी कीमत पर। रोज इस टास्क को ले लेती है और वो दोबारा से उसी सिस्टम वाले जोन से बाहर निकल आती है और मॉल के सामने खड़ी होती है। तभी टैक्सी आती है और वो टैक्सी पर बैठकर सीधा बाहर पहुंच जाती है जहाँ पर वो सीईओ काम करता है। सीईओ का नाम जून होता है जो कि एक बहुत ही रिच पर्सन होता है। रोज कंपनी के बाहर खड़ी होकर सोच रही होती है कि उसे यहाँ अंदर एंट्री कैसे मिलेगी। तभी वहाँ उसे चीफ असिस्टेंट दिखाई देता है जो कई सारी फाइल्स लेकर आता है और रोज जैसे ही उसे देखती है वो कहती है कि आपको मदद चाहिए, मुझे लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा भारी होगी। जिस पर चीफ असिस्टेंट कहता है हाँ मुझे मदद तो चाहिए। रोज उसके हाथ से वो फाइल्स ले लेती है लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसका पैर स्लिप हो जाता है। सारी फाइल्स ऊपर उड़ जाती हैं और सारे पेज इधर उधर उड़ जाते हैं और वो सीधा जाकर जूनहो के पैरों पर गिर जाती है। जूनहो उसे देख रहा होता है और जिसकी तरफ रोज देखती है उसे रियलाइज होता है कि पहली बार में ही उसकी इज्जत का कबाड़ा हो गया है। वो एकदम से खड़ी होती है, जूनहो से माफी मांगती है और कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो आपसे ही मिलने आ रही थी, दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जूनहो बोलता है बताओ क्या बात करनी थी। जूनहो दिखने में बहुत ही ज्यादा कोल्ड पर्सन लग रहा होता है और रोज कहती है कि दरअसल मुझे यहाँ जॉब चाहिए और मैं चाहती थी कि आप मेरा इंटरव्यू लें। जूनहो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि आजकल के लोग कहीं भी मुंह उठाकर चले आते हैं और वो सीधा अपनी गाड़ी के पास जाता है। उसका चीफ असिस्टेंट उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। रोज उसे कहती है कि मुझे एक मौका देकर तो देखें, जिस पर जूनहो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और उसे दरवाजा बंद करने का इशारा करता है और यहीं पर रोज के मुंह पर जूनहो की गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और जूनहो उसकी आंखों के सामने वहां से चला जाता है उसे रिजेक्ट करते हुए। रोज को रियलाइज होता है कि उसने जो टास्क लिया है जिसे वो इतना इजी समझ रही थी वो इतना इजी भी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। इधर में जूनहो को दिखाया जाता है जो अपने घर में जाता है और किसी को वो बहुत ही प्यार से बुला रहा होता है, किसी को बार बार टर्टल करके बुला रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसके साथ इस घर में कोई और भी रहता है और वो इधर उधर उसे ढूंढ रहा होता है। अब पता नहीं ये कोई एडल्ट आदमी है या कोई बच्चा है, ये तो हमें आगे पता चलेगा। तभी वो किसी को फोन लगाता है और पूछता है टर्टल कहाँ है, क्या वो स्कूल से वापस नहीं आया। जिस पर उसके स्कूल के टीचर जवाब देते हैं कि वो तो स्कूल से कब का आ चुका है, उसने क्लास को बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्या वो घर पे नहीं पहुंचा। जूनहो नहीं चाहता था कि ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बन जाए कि उसका बेटा उसके घर से गायब है, इसलिए वो इस बात को वहीं दबा देता है और बोलता है हो सकता है कि वो गार्डन में खेल रहा हो, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। पर जूनहो को रियलाइज होता है कि वो अभी तक घर नहीं आया है।
इधर हम देखते हैं कि रोज पार्क में बैठी होती है और भगवान से कह रही होती है कि हर वक्त आप मुझे सिर्फ पेटल्स देते हैं फाइट करने के लिए, कुछ सिंपल टास्क भी दो। मुझे लगा था कि उसको प्यार में डालना बहुत इजी होगा, पर वो इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड है कि उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। और वो जैसे ही रोने वाली होती है तभी पीछे से रोने की आवाज आती है और वो आवाज को फॉलो करते हुए इधर पहुंच जाती है। उसे डर लग रहा होता है कि यहाँ कोई भूत तो ना हो, लेकिन जैसे ही वो पास जाती है तो वहाँ एक बच्चा बैठा होता है जो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और वो स्कूल यूनिफॉर्म में होता है। रोज पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो और इतनी रात को तुम इस पार्क में क्या कर रहे हो। बच्चा जवाब देता है कि दरअसल मुझे कलर ब्लाइंडनेस है और मैंने अपना स्काई ब्लैक पेंट कर दिया है, तो मेरे टीचर ने मुझे बहुत डांटा है और देखो किसी ने इसके ऊपर जुन्हू भी मार्क कर दिया। मेरी पूरी पेंटिंग खराब हो गई है, जब तक ये पेंटिंग ठीक नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रोज उसकी तरफ देखती है और बोलती है, बस इतनी सी बात, तुम इस बात पर इतना ज्यादा रो रहे हो, इतनी ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें पता है वैसे भी आसमान रात में ब्लैक ही दिखता है। ये सुनकर वो लड़का खुश हो जाता है और रोज उसकी पेंटिंग को फिक्स करने लगती है और दोनों बैठकर उस पेंटिंग को ठीक कर रहे होते हैं और अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जुनहू उस बच्चे को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और वो रोज और अपने बेटे को एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखता है। वो सीधा अपने बेटे के पास जाता है, उसे गोद में उठा लेता है। रोज हैरान होती है, वो अपना मुंह छुपा लेती है और बस अपने घर तक जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है, जिस पर जुनहू से कहता है, कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, तुम्हारे इंटरव्यू का टाइम मैं फिक्स कर रहा हूँ। रोज हैरान होती है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि जुनहू को यहाँ पर भी कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उसके बारे में हो जाएगी, पर यहाँ तो सिचुएशन कुछ और ही हो जाती है। जुनहू उसके हाथ से पेंटिंग लेता है और वहाँ से चला जाता है। रोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर रोज को अब जुनहू के ऑफिस में जाना होता है। इधर जुनहू को दिखाया जाता है जो अपने चीफ असिस्टेंट से समझा रहा होता है, क्या आपने सही डिसीजन लिया है उस लड़की को यहाँ बुलाकर। जिस पर जुनहू बोलता है, हो सकता है कि ये एक सडन डिसीजन हो क्योंकि मेरा बेटा उसके साथ अच्छे से टाइम एंजॉय कर रहा था। जिस पर वो बोलता है, ठीक है, अब मुझे मैडम को गाइड करना होगा कि एक असिस्टेंट कैसे बना जाता है। इधर हम देखते हैं कि रोज ऑफिस में सिलेक्ट हो गई होती है और अब उसे चीफ असिस्टेंट एक नया टास्क देने के लिए जाता है। वो एक स्टोर रूम खोलता है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं और यहाँ पर बहुत धूल भरे रूम को क्लीन करके इन सारी फाइल्स को अच्छे से रोज को अरेंज करना होता है। रोज बोलती है, इस काम को भी मैं अच्छे से करूंगी, भले ही ये किसी क्लीनर का काम हो। चीफ असिस्टेंट बोलता है कि देख लेना कुछ भी फाइल गायब ना हो, वरना उसका भुगतना तुम्हें करना पड़ेगा। रोज बोलती है, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, आप मेरे ऊपर 10% ट्रस्ट कर सकते हैं बॉस। और हम देखते हैं कि रोज क्लीन करके फाइल्स को अंदर रखना शुरू करती है। उसी बीच में उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि जुनहू का डॉक्यूमेंट होता है, जिसे उसने खुद अपने हाथों से लिखा होता है और उसकी राइटिंग देखकर रोज हंस रही होती है और बोल रही होती है कि इसमें तो कितनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और ये मिस्टर जुनहू ने लिखा है, और उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। तभी अचानक से सिस्टम उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी रोज को अचानक से खांसी होने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ रही होती है और उसे रियलाइज होता है कि ये 3 महीने कोल्ड सीईओ के साथ और ऊपर से सुबह की हेल्थ कंडीशन के साथ गुजरना बहुत ज्यादा कठिन है। तभी वहाँ पर जुनहू आ जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रोज जवाब देती है, दरअसल चीफ असिस्टेंट ने मुझे टास्क दिया है कि मैं यहाँ से एक एक फाइल को अरेंज करके उन्हें यहाँ पर सेट करूँ। और वहीं बीच में रोज जुनहू को उसका पहला लिखा हुआ पेपर दिखा देती है और बोलती है कि आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा क्यूट है, और वो हंसने लगती है। जुनहू से बोलता है, तुम मुझ पर हंस रही हो, मेरा मजाक बना रही हो, क्या कोई अपने बॉस के साथ इस तरीके से बिहेव करता है। रोज बोलती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। लेकिन जुनहू उसके हाथ से वो फाइल ले लेता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, मेरी किसी भी पर्सनल चीज को हाथ मत लगाना और इस जगह से कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए, वरना उसका खामियाजा तुम्हारी सैलरी से काट कर भरूंगा। और हम देखते हैं कि वो रोज को कॉफी लाने के लिए कहता है। इधर रोज जुनहू के लिए कॉफी लेकर जाती है उसके ऑफिस में। तभी वहाँ सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कह रहा होता है कि तुमने 20% टास्क तो कर लिए हैं। पहला टास्क था उसके ऑफिस में एंटर करना, उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बनाना और उसके बाद उससे बातचीत करना, और दूसरा टास्क उसके बात करना, और दूसरा टास्क उसके पास आने का। तुम वो काम अच्छे से कर रही हो। रोज सिस्टम की तरफ देखकर स्माइल करती है और कह रही होती है, भगवान को जो चैलेंज दिया है वो पूरा कर रही हूँ मैं।
इधर हम देखते हैं कि जैसे ही जूनहो उसके हाथ की बनाई हुई कॉफी पीता है वो उसे थूक नहीं पाता है क्योंकि रोज ने बहुत ज्यादा खराब कॉफी बनाई होती है और यहाँ पर उसका 5 मिनट टास्क भी पूरा हो जाता है। और यहाँ पर जूनहो उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें हर चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है और इसलिए तो मेरा चीफ असिस्टेंट स्पेशली तुम्हें गाइड करेगा। रोज वहाँ से चली जाती है। तभी चीफ असिस्टेंट जूनहो से बोलता है बॉस मुझे लगता है कि इस लड़की का ऑफिस में आने का कुछ और ही मकसद है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये यहाँ किसी जॉब के लिए आई है। देखा आपने इसे कुछ भी नहीं आता है। और जो असिस्टेंट होते हैं जिन्हें बनना होता है प्रॉपर असिस्टेंट किसी भी रिच सीईओ का वो ऐसे नहीं आती हैं। जिस पर जूनहो बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, फिर वो क्यों आई है। जिस पर चीफ असिस्टेंट जवाब देता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लव के लिए आई है। ये सुनकर जूनहो और ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है चीफ असिस्टेंट तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो तुमसे प्यार क्यों करेगी। जिस पर चीफ असिस्टेंट हंसता है और बोलता है मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि वो आपसे प्यार करती है, वो आपको पसंद करती है और वो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आई है। ये सुनकर जूनहो और ज्यादा शॉक हो जाता है कि चीफ असिस्टेंट क्या बकवास कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं चीफ असिस्टेंट अपनी बकवास करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रोज सिस्टम से बात कर रही होती है। अब बार बार उसका और जूनहो का इनकाउंटर हो रहा होता है, बार बार मिल रहे होते हैं और वो गड़बड़ पर गड़बड़ कर रही होती है। और इधर हम देखते हैं कि रोज की हेल्थ भी बिगड़ती जा रही होती है। सिस्टम उसे बार बार हर एक चीज का अपडेट दे रहा होता है। जूनहो का बेटा रोज से मिलना चाहता था और इधर रोज को जूनहो के बेटे से मिलाने के लिए उसके घर भेजा जाता है। रोज जूनहो के बेटे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है और आज वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है क्योंकि उसे रोज के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इधर हम देखते हैं कि रोज जूनहो के लिए टिफिन बना कर लाती है और जैसे ही वो सिर्फ टिफिन दे रही होती है उसकी तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो टिफिन वहीं रखकर सीधा बाथरूम चली जाती है। उसे खांसी हो रही होती है और उसके हाथ में बहुत ज्यादा ब्लड आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी दिन के दिन रेत की तरह फिसलती जा रही है जिसका कोई भरोसा नहीं है। रोज को समझ में भी नहीं आता वो क्या करे, वो बस अपनी लाइफ को जाता हुआ देख पा रही होती है। इधर हम देखते हैं कि अब सिस्टम भी उसे समझा रहा होता है कि उसके टास्क बढ़ते जा रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि रोज जो होती है एक एक टास्क कंप्लीट कर रही होती है ताकि वो सिस्टम को हरा सके। कुछ तो टास्क उसने पूरे कर लिए होते हैं और कुछ टास्क पीछे रह गए होते हैं। इधर अब जूनहो जो होता है वो रोज से बात करना चाहता था। वो रोज से मिलता है और उससे बात करता है क्योंकि जब उसे पता चला कि उसका बेटा रोज की गाइडेंस में अच्छा वर्क कर रहा है तो वो डिसाइड करता है कि वो रोज को अपने बेटे की टेक केयर के लिए लगा देगा ताकि वो आसानी से हील कर जाए क्योंकि जूनहो और उसके बेटे के कुछ खास अच्छे रिलेशन नहीं है और वो बस ही रिसर्च चाहता था। वो रोज से इसी के रिगार्डिंग बात कर ही रहा होता है कि तभी रोज की तबीयत चेक कराने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जूनहो उसकी तरफ देखता है और बोलता है तो हुआ क्या है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे बेटे की असिस्टेंट बनना चाहोगी, क्या तुम उसको अच्छे से गाइड करना चाहोगी। लेकिन जब तक रोज जवाब देती उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी होती है। वो बेहोश होने ही वाली होती है कि जूनहो उसे पकड़ लेता है और वो जूनहो के हाथों में बेहोश हो जाती है। जूनहो जल्दी से अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। अब ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर इनके सामने आता है और बताता है कि रोज को ब्रेन ट्यूमर है। अगर सही समय पे उसकी सर्जरी नहीं की गई तो वो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। जूनहो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक में होता है और हर एक मोमेंट याद करने लगता है जब जब रोज की तबीयत बिगड़ रही होती है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग बनकर खड़ी होती है। यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी की प्रोसेस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हमें एक स्पेशल सर्जन को बुलाना पड़ेगा जो इस काम में एक्सपर्ट हो, तो सर्जरी अभी नहीं हो सकती है। पर मैंने आपको वार्निंग दे दी है, अगर आप उस लड़की को ठीक होता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और सर्जरी तक उसकी बीमारी को ले जाना पड़ेगा। जिस पे जूनहो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बैठा होता है और रोज को देख रहा होता है। तभी अचानक से रोज को होश आ जाता है और जैसे ही वो अपने पास में जूनहो को देखती है वो एकदम से शॉक हो जाती है। जूनहो उससे बोलता है तो तुम इस चीज के बारे में कब बताने वाली थी। रोज बोलती है किस चीज के बारे में। जूनहो बोलता है तुम्हें पता भी है कि बातें छुपाने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता था। कंपनी में सभी लोगों को लगता कि ये सब कुछ हमारे गंदे खाने की वजह से हुआ है। रोज बोलती है आप क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वैसे भी मुझे आपकी जरूरत थी। जूनहो बोलता है तो तुम
तुमने अपनी बीमारी के इलाज के लिए मुझे अपना बॉस बनाया है। रोज बोलती है आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो जुनहो को समझाने की कोशिश करती है, पर जुनहो उसकी बात समझे तब ना। जुनहो यहाँ पर बस चुपचाप रोज को सुन रहा होता है। रोज यहाँ पर जुनहो को समझाने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक से पीछे से सिस्टम आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ वक्त और दिया गया है और वैसे भी तुम्हारे 3 महीने में से 5 दिन काट लिए गए हैं कंपनसेशन के तौर पर, तो तुम्हारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है जुनहो का ये टास्क पूरा करने के लिए। अगर तुम सच में चाहती हो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो इस टास्क को पूरा करो और एक हेल्दी लाइफ के लिए सरवाइव करो और एंजॉय करो। और अचानक से रोज जुनहो से कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। जुनहो शॉक होता है और उसे अपने चीफ असिस्टेंट की बात याद आती है जब वो बता रहा होता है कि कोई भी लड़की आपके ऑफिस में ये जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर इतना ज्यादा काम करवाया जाता है और जिसे असिस्टेंट बनने का आइडिया भी ना हो, पक्का वो आपको पसंद करती है। और जुनहो उस चीज को याद कर रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चुपचाप रोज के सामने बिना किसी रिएक्शन के बैठा होता है। रोज उसे कह रही होती है मैं सच में आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। आपको पता है आपका बेटा वो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा पसंद है। वो मुझे कितना प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। जिस पर जुनहो उससे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बोल क्या रही हो। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर जुनहो से कहता है आप दोनों की बात हो गई, आपने क्या डिसाइड किया। जुनहो बोलता है मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिस पर रोज कहती है तो आपने क्या सोचा है, क्या मैं आपके साथ आपके घर रह सकती हूँ। मैं अभी भी थकी नहीं हूँ, मैं काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जुनहो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे ऑफिस में जो तुम्हें उल्टे सीधे टास्क दिए जाते हैं उन्हें पूरा करोगी। और हम देखते हैं कि तभी रोज कुछ बोलने ही वाली होती है कि जुनहो उसका मुंह पकड़ लेता है डॉक्टर के सामने और डॉक्टर से कहता है हम आपसे बाद में मुलाकात करते हैं, पहले हमें इन्हें संभालने दीजिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब रोज को वो आराम करने के लिए कह देता है। रोज रात के वक्त आराम कर रही होती है पर वो सपने में कुछ गड़बड़ देख रही होती है, मानो उसे कोई मार रहा है और वो डर कर बस भाग रही है। जुनहो उसके पास आता है उसे संभालने के लिए, लेकिन तब तक रोज की आंख खुल जाती है और रोज एकदम से शॉक्ड हो जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अपने घर नहीं गए, आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं। जुनहो कहता है दरअसल तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था, मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ मदद की जरूरत होगी, मैं ऐसे ही तुम्हें किसी के हवाले नहीं छोड़ सकता था। रोज खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, पर मुझे एक अच्छा खाना खाना है, क्या जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी तो आप मुझे एक अच्छा खाना खिलाएंगे। जिस पर जुनहो कहता है बिल्कुल। और हम देखते हैं कि अगला सीन जब हॉस्पिटल से रोज डिस्चार्ज होती है तो जुनहो उसे अपने साथ ले जाने आता है और उसे अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपता है और बताता है कि वो उसके बेटे के साथ किस तरीके से रहेगी। रोज तैयार हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रोज उसके बेटे के पास जाती है और उसके साथ समय बिता रही होती है और बहुत सारे गेम्स वगैरह खेल रही होती है। रात के वक्त जुनहो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है जैसा कि रोज ने उससे कहा था और ये चीज देखकर रोज खुश भी होती है कि जुनहो ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और हैरान भी कि इतना सारा खाना जुनहो अकेले बना सकता है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि जुनहो ने उसकी बात इतनी आसानी से मान ली। अब हम देखते हैं खाने की टेबल का सीन जहाँ जुनहो का बेटा रोज से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो यहाँ पर उसकी मदर बनकर रह सकती है। रोज बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे एकदम से खांसी आने लगती है। जुनहो कहता है वो कुछ भी बोल रहा है, तुम्हें उसकी हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। रोज कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी, आजकल के बच्चे कितने बड़े हो चुके हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। पर उसे ये बात सच में बहुत अजीब लगती है, लेकिन जुनहो का बेटा सच में चाहता था कि रोज उनके साथ रहे। जिस पर जुनहो कहता है मैं इन सब चीजों का इंतजाम जरूर करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज रात के वक्त नीचे आ रही होती है और कह रही होती है पूरा दिन से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, मुझे मेरे घर भी जाना है। और तभी अचानक सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन जुनहो उसे पकड़ लेता है और रोज उसकी तरफ देख रही होती है। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी अचानक वहाँ जुनहो का बेटा आ जाता है जो जुनहो को आवाज मारता है डैड मुझे मेरा दूध चाहिए, मुझे सोना भी है। तभी ये दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और होश में आ जाते हैं कि ये क्या करने वाले थे। रोज तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि वो अपने बॉस को किस करने वाली थी, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसे थोड़ी समझ तो रखनी पड़ेगी।
अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ भी रोज को ऑफिस जाना होता है। जुनहो अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो रोज को देखता है, उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है, आज तुम्हें टैक्सी से ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी गाड़ी में आकर बैठ सकती हो। अब रोज उसके साथ ऑफिस तक चली आती है। इसके बाद हम ऑफिस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे जुनहो पहले ही चला जाता है और जैसे उसकी गाड़ी से रोज उतरती है, सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं और वो थोड़ा हिचकिचा जाती है। और हम देखते हैं इधर की सभी लड़कियां आकर रोज से जुनहो और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती हैं। रोज हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ये सब ये उम्र फैला रहे हैं। और हम देखते हैं कि इधर ये लोग बता रहे होते हैं कि वो सब कब से जुनहो के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि रोज ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है जो वो जुनहो के इतने क्लोज हो गई है। और ये सारी बातें बाथरूम के अंदर खड़ी खड़ी सोच रही होती है। और जैसे ही वो बाहर आती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि जुनहो का एक बच्चा भी है और इसका मतलब उसकी एक वाइफ भी होगी। पर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में जो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और वो उस मोमेंट को याद करने लगती है जहाँ पर वो जुनहो के क्लोज हो गई थी और उनके और जुनहो के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट होने वाला था। वो थोड़ा शॉक में होती है, पर उसे यकीन होता है कि ये चीजें हैंडल हो जाएंगी। इधर हमें दिखाया जाता है जुनहो को, जिसका असिस्टेंट उसके पास होता है और उससे कह रहा होता है, बॉस तो आपने क्या डिसाइड किया है, रोज को ऑफिस में रखना है या उसे कुछ और काम देने हैं। जिस पर जुनहो बोलता है कि उसे भी रेस्ट पर रहने दो, वो जो करना चाहती है उसे करने दो और उसे मेरे कैबिन में भेज दो। रोज सीधा उसके केबिन में जाती है। जुनहो से पूछती है कि दरअसल बात है, कुछ बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने सुना है कि ऑफिस के लोग बार बार मेरे और आपके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं से आपकी इमेज डाउन ना हो जाए। जुनहो बोलता है, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर साल किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ नए र्यूमर्स उड़ाए जाते हैं। अगर हम र्यूमर्स पे फोकस करेंगे तो काम पर कब करेंगे। रोज को समझ आ जाता है कि जुनहो बहुत ज्यादा मैच्योर है और वो अपने काम के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड है कि उसे मामूली चीजों से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। और तभी वहाँ पर चीफ असिस्टेंट आता है और उससे बोलती है, रोज की बॉस को कभी भी कुछ भी चाहिए तो आप मुझे तुरंत बुला देना। मैं नहीं चाहती हूँ कि बॉस के काम में कुछ भी दखल अंदाजी हो। जिसको सुनकर चीफ असिस्टेंट भी खुश होता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और ये सारी चीजें इजी गोइंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज और चीफ असिस्टेंट बॉस को कुछ समझा रहे होते हैं और बॉस यहाँ पर बता रहा होता है कि उन्हें एक नया टास्क मिला है, जहाँ पर उन्हें एक नए इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाना है और वो जो इन्वेस्टर है वो उसी पार्टी में आ रहा है और उन्हें पार्टी में इनवाइट किया गया है, पर उन्हें वहाँ पर अपनी पार्टनर के साथ बुलाया गया है। अब जैसा कि पता है कि जुनहो के पास सिर्फ एक बेबी है, पर उसकी वाइफ का कोई अता पता नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं कि जब जुनहो और रोज गाड़ी में बैठकर ऑफिस आ रहे थे, तब हमने देखा था कि कोई उनके ऊपर जासूसी कर रहा है, पर ये नहीं पता कि ये जासूसी कौन उनके ऊपर कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेजेंट में कि जो जुनहो है वो रोज को भी ऑफर कर रहा है कि वो उसके साथ उस पार्टी में चले उसकी मदद करने के लिए। रोज उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इधर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम येंसी होता है और यही होती है जुनहो की एक्स वाइफ और इसने ही जुनहो और रोज के पीछे वो जासूस छोड़ रखे होते हैं। और इसे भी पता चल जाता है कि जुनहो उस इन्वेस्टर की पार्टी में आ रहा है और ये भी तैयारी कर लेती है वहाँ जाने की, ताकि ये सबसे अचानक मुलाकात कर सके और जुनहो को एक नया शौक दे सके। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर जुनहो रोज के साथ उस पार्टी में जाता है। रोज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है, पर हील्स में उसका पैर स्लिप करने ही वाला होता है कि जुनहो से पकड़ लेता है और बोलता है कि थोड़ा आराम से चलो, अगर तुमसे ये हाई हील्स मैनेज नहीं हो रही है तो मुझे बताओ, मैं इन्हें उतार कर कहीं साइड पर रखवा दूं। रोज बोल देती है, नहीं नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ। जुनहो बोलता है, तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं थोड़ी देर मिल कर आता हूँ। रोज वहाँ पर रुक जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है अचानक से जुनहो की मदर की, जो रोज को देखती है और कहती है, तो तुम वही लड़की जो जुनहो के ऑफिस में काम करती हो। रोज कहती है, हाँ मैं वही हूँ। जिसको सुनकर वो और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है, तुम्हें पता है ना कि उसके बच्चे हैं और तुम उसके साथ ऐसे क्यों रह रही हो। उसका बच्चा क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। उसकी मॉम बहुत जल्दी वापस आने वाली है। रोज बोल देती है, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वहाँ पर जुनहो आ जाता है और उसकी मदर कहने लगती है, बेटा
तुम्हें अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर जुनहो बोलता है हाँ मैंने सोच लिया यैंसी, और वो रोज को अपने क्लोज खींचता है और बोलता है मॉम इनसे मिलिए, ये मेरी पार्टनर है। रोज हैरान होती है क्योंकि उसे इस चीज के बारे में नहीं पता होता। वो जुनहो के कान में बड़बड़ा रही होती है आखिर ऐसा कब हुआ। जुनहो बोलता है चुपचाप से अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। और उनकी मॉम के सामने अच्छे से रिएक्ट करती है और बोलती है हेलो मॉम कैसी हैं आप, मैं आपसे इस तरीके से नहीं मिलना चाहती थी, पर अगर हमारी मुलाकात ऐसे हुई है तो मुझे माफ करिएगा। तभी अचानक से सभी गेस्ट का ध्यान एक दूसरे गेस्ट की तरफ जाता है जिसकी तारीफें सब करने लगते हैं, और ये होती है यैंसी जो कि उस पार्टी में आ गई होती है। हम देखते हैं कि वो पीछे से आती है और बोलती है आपने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया मेरे एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड से, आखिर मेरा मिलना भी तो जरूरी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, और यहाँ पर जुनहो जो होता है वो उससे कह रहा होता है तुम यहाँ करके आ रही हो। यैंसी बोलती है बस तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती थी। और हम देखते हैं कि रोज को पता चलता है कि ये जुनहो की एक्स वाइफ है, और यहाँ पर रोज हेलो कहती है पर जुनहो उसे रोक देता है और कहता है इसके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं यैंसी बोलती है वैसे ये दिखने में इतनी कुछ खास नहीं है, क्या हुआ आपके टेस्ट वर्ड्स खराब हो गए और आपकी मॉम को यकीन है कि वो इसे एक्सेप्ट कर लेंगी। बिल्कुल भी नहीं। जिस पे जुनहो बोलता है अपनी जुबान संभाल कर उससे बात करो, वो जैसी भी है वो मेरी है। इसको सुनकर यैंसी को बुरा लगता है और हम देखते हैं कि जुनहो रोज को वहाँ से लेकर चला जाता है। रोज कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जुनहो कहता है रेगुलर बिजनेस के टाइम में ऐसी चीजें होना बहुत ईजी है, लोग ऐसे ही एक दूसरे को इनकाउंटर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यैंसी को किसी मेरे बिजनेस पार्टनर ने भेजा होगा इस बिजनेस को आगे न बढ़ते हुए देखने के लिए। जिस पर रोज कहती है कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपको जैसे काम करना है वैसे कर सकते हो। वैसे अपनी मॉम के सामने मुझे क्यों एक्सेप्ट किया, आप उस मोमेंट पर मुझे रिजेक्ट भी कर सकते थे तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना होती। जुनहो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है, और वैसे भी उस मोमेंट पर तुम मेरी पार्टनर बनकर आई थी, अगर लोगों को पता चलता तो चीजें और ज्यादा हेक्टिक हो जाती। रोज बोलती है तो अब मुझे क्या करना है। जुनहो बोलता है कि अभी हमें इस मैरिज वाले ड्रामा को थोड़ा कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तो मेरी मदद कर सकती हो। चल एक काम करना, तुम मैरिज ब्यूरो आ जाना, हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। रोज तैयार हो जाती है। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर जुनहो और रोज अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ रहे होते हैं, और इधर रोज का सिस्टम होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उसकी हेल्प को अपडेट रखने की बात करता है और बोलता है कि वो उसको इम्प्रूव करेगा अगर वो ऐसे ही सिस्टम में पॉइंट्स बढ़ाती रही। इधर हम देखते हैं यैंसी को जिसको सारी डिटेल्स पता चल चुकी होती हैं उसके जासूस के थ्रू। रोज के बारे में एक एक डिटेल, रोज कहाँ से आई है, क्या करती थी और अभी उसे कौन सी बीमारी है। और जब उसे ये पता चलता है कि जुनहो और रोज ने शादी कर ली है तो वो और ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो सीधे भागती हुई जुनहो के ऑफिस में आती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर जुनहो बोलता है क्योंकि वो मेरी पार्टनर है और मैं उससे प्यार करता हूँ, हमें कभी ना कभी तो शादी करनी थी। यैंसी बोलती है पर तुमने मेरे और मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। जुनहो बोलता है जब तुम हमें छोड़कर गई थी तब तुमने सोचा था कि तुम्हारा छोटा सा बेबी कैसे रहेगा, मैंने उसे अकेले इतना बड़ा किया और अब तुम मुझे बता रही हो कि मुझे तुम्हारे और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था, पहले खुद को देखो। जुनहो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है। यैंसी वहाँ से चली जाती है, और अगले दिन का सीन हम देखते हैं कि यैंसी गुस्से में सीधे जुनहो की मॉम के पास पहुँच जाती है और उनसे कहती है मुझे पता है कि मुझसे बहुत ज्यादा गलती हुई है, पर मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है उन सारी चीजों का। मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने जुनहो को अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं किया और उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ रही होंगी। मैं यहाँ पर दोबारा से आई हूँ जुनहो से शादी करने के लिए। जिस पर उसकी मॉम कहती है मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, मेरा बेटा एक बड़ा इंसान है, उसके पास खुद की चॉइस है और वो कर सकता है, और मुझे उम्मीद है कि जब से आप उसके बेटे को अपब्रिंगिंग कर रही होंगी तो वो बहुत अच्छे से कर रही होंगी, उसे वो सब कुछ नहीं सिखा रही होंगी जो पहले हुआ था फैमिली में। इधर हम देखते हैं जुनहो और रोज को जो एक दूसरे के साथ होते हैं। रोज कह रही होती है क्या आपको इन सब चीजों से इफेक्ट नहीं हो रहा है। जुनहो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई हर किसी इंसान के बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, अगर वो बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दो, तुम इससे अपनी मेंटल हेल्थ मत खराब करो। रोज उसकी तरफ देखकर स्माइल कर देती है और बोल देती है आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तभी जुनहो उसके क्लोज चला जाता है और बोलता है इस लर्निंग के लिए एक रिवॉर्ड तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, और वो रोज के क्लोज चला
चला जाता है। रोज उसे बोलती है, तुम ये कर क्या रहे हो? जुनहो उसे ऑलमोस्ट किस करने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है और उसके कान में बोलता है, चलो हमें एक फैमिली डिनर के लिए चलना है, तैयार रहना। वो भी एक बहुत बड़ा बैटल है तुम्हारे लिए, क्योंकि लोग तुमसे अजीबोगरीब सवाल करेंगे। हम देखते हैं इधर अगला सीन। यहाँ पर हमें येंसी और बाकी के फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है। रोज यहाँ पर आती है और वो जैसे ही येंसी को देखती है वो जुनू से कहती है, इसके बारे में तो तुमने नहीं बताया कि ये भी यहाँ आएगी। जुनू बोलता है, मुझे खुद भी नहीं पता था। इधर हम देखते हैं कि रोज की जो मदर इन लॉ होती है वो उन्हें बुलाती है और टेबल पर बिठा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोज के फादर इन लॉ होते हैं वो अपने बेटे से कुछ सवाल जवाब ना करके सारे सवाल जवाब रोज से कर रहे होते हैं और बार बार उसे ये दिखा रहे होते हैं कि उसने एक मैरिड आदमी के साथ अफेयर करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। और इधर हम देखते हैं येंसी को, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है जुनहो और रोज की मैरिज से, और वो भी आग में घी डालने का पूरा काम कर रही होती है। पर रोज इतनी ज़्यादा स्मार्ट होती है कि वो हर एक सवाल का एक सही जवाब निकाल कर दे रही होती है। येंसी खुद इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि वो रोज के कुछ पास्ट के रिकॉर्ड्स वगैरह निकाल कर उन सब के सामने रख देती है और ऐसा दिखाती है कि रोज ने ये शादी जुनहो से किसी प्यार में आकर नहीं की, उसने ये शादी जुनहो से उसके पैसों के लिए की। पर रोज इस मोमेंट पर भी अपना कंट्रोल लिए होती है, उसने सेल्फ कंट्रोल कर रखा होता है और बोलती है, मुझे लगता है कि सिस्टर को और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि इनके नीचे लिख रखा है ये सारे रिकॉर्ड्स टाइपराइटर हैं। वैसे मैंने भी बहुत ही एक्सपेंसिव ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स या आपने किसी के डिजाइनर को सिलेक्ट किया था। ये बात सुनते ही येंसी शॉक हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो जुनू का फोन लेकर सारी की सारी चीजें प्रेजेंट करती है और बताती है कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और उसको अपने गोल और बाकी की चीजों की एक अच्छी नॉलेज है। और इधर बीच बीच में उसका जो सिस्टम होता है वो उसे पॉइंट्स दे रहा होता है और उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है। इधर येंसी की बेइज्जती हो रही होती है, पर वो खुद को फिर से डिफेंड करने की कोशिश करती है और फैमिली मेंबर्स के सामने रोज से बेहतर दिखाने की भी कोशिश करती है। लास्ट में जब उसे पता चलता है कि उसकी दाल ऐसे नहीं गलने वाली है, तो वो सीधा जुनू के पास जाती है और बोलती है, अभी भी सोच लो हमारा बच्चा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। जुनहो बोलता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, दोबारा से मेरे घर वालों के सामने मत आना। तुमने हमारी फैमिली ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दी है। उम्मीद है कि तुम ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला गेम खेल रही हो दोनों पार्टीज की तरफ से, उससे कोई भी फैमिली डिस्टर्ब नहीं हुई होगी फिलहाल तो, क्योंकि सबको ट्रस्ट है कि पास्ट में तुमने क्या किया था और तुम अभी प्रेजेंट में क्या कर सकती हो। वो रोज का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं खुश हूँ अपनी न्यू वाइफ के साथ और हमारा बेबी भी। अगले दिन का सीन हम देखते हैं कि रोज होती है वो जुनू के बेटे के साथ एक पार्क में खेलने के लिए जाती है। उसका बेटा जो होता है वो झूला झूलने की जिद करता है और रोज उसे बोलती है, ठीक है तुम झूला झूलो, मैं तुम्हें यहीं देखती हूँ। और उसी पार्क में येंसी भी होती है जिसने एक नई प्लानिंग कर रखी होती है। उसने उस झूले के स्क्रू ढीले कर दिए होते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए और सारा ब्लेम रोज के ऊपर आ जाए कि वो उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। इधर हम देखते हैं कि वो बच्चा जैसे ही उस चूल्हे के पास से बल उठाने लगता है, रोज को कुछ चूल्हे से गड़बड़ नजर आती है और उसे लगता है कि इसके तो स्क्रू ढीले हो रखे हैं। वो उसे बचाने के लिए आगे आती है, बच्चे के ऊपर शेल्टर की तरह बन जाती है और शील्ड की तरह बैठने के बाद वो जो झूला होता है वो उसके ऊपर गिर जाता है। हम देखते हैं कि बच्चा तो बच जाता है, पर रोज वही इंजरी की वजह से बेहोश हो जाती है। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुनू रोज को हॉस्पिटल ले गया होता है। तभी डॉक्टर उसके सामने आता है और बोलता है, कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, पहले भी ट्यूमर हो रखा है। ट्यूमर में लोगों की बॉडी में अक्सर कमजोरी आ जाती है, आपको ध्यान रखना होगा। इधर हम देखते हैं कि सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो उन्हें मिल जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर जुनू की मॉम की एंट्री होती है, जिन्हें रोज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वो पूछती है कि मेरा बेटा कैसा है, जिस पर जुनू बोलता है वो बिल्कुल ठीक है, पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिस डॉक्टर पर आप इतने टाइम से इतना ट्रस्ट कर रही हैं, उसने इन तीनों यानी आपके ग्रैंडसन और आपकी न्यू डॉटर इन लॉ को मारने की कोशिश की है। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है, देखो येंसी यहाँ पर नहीं है तो तुम उसके ऊपर कोई भी ब्लेम मत लगाओ। जिस पर जुनहो बोलता है, मैं कोई भी ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, रियलिटी यही है, उसने ऐसा किया है। और वो अपने असिस्टेंट से सारे प्रूफ लेता है और कहता है, देखिए जैसे स्क्रू को ढीला किया गया था, ये कोई ऑब्वियस सी बात नहीं है कि वो पार्ट में अपने आप हो गया। इसका मतलब ये है कि ये पूरी प्लानिंग थी और ये ले आने किसी की मदद से किया गया है। वो अपनी मॉम को रिकॉर्ड्स देकर अंदर चला जाता है। वो रोज के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है और उसका हाथ पकड़कर कई सायों से बातें कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि
उसका बेबी भी उसका बहुत ज्यादा वेट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है, रोज को होश नहीं आता। जुनहो थोड़ा टेंशन में आता है, लेकिन तभी उसे अचानक से रोज की आंखें खुली हुई मिलती हैं। रोज की बॉडी अच्छे से मूव नहीं कर रही होती है और वो बस जुनहो से कुछ बोलती है और उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है। इधर हम देखते हैं कि जुनहो को लगता है कि उसकी पल्स चलना बंद हो गई है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है क्योंकि वो रोज को मरता हुआ नहीं देख सकता था। हम देखते हैं कि डॉक्टर आकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। वो बार बार उसे शॉक थेरेपी दे रहे होते हैं ताकि वो होश में आ जाए। जुनहो पूरी रात कॉरिडोर में घूमता रहता है टेंशन की वजह से। और अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोज को अब होश आ गया होता है। जुनहो खुश होता है, वो उसके पास में होता है और रोज उसे बोल रही होती है, आप घर क्यों नहीं गए? पर जुनहो उसका हाथ पकड़े हुए होता है और बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं तुम्हें एकदम से अपनी आंखों के सामने जाता हुआ नहीं देख सकता था। तुमने मुझे मेरे बच्चे को बहुत संभाला है, तुम्हारे बहुत एहसान है मेरे ऊपर। जुनहो उसे कहता है, ठीक है, अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, तुम सो जाओ। और इधर सिस्टम बार बार रोज को कांग्रेचुलेशंस बोल रहा होता है क्योंकि वो एक एक टास्क बिल्कुल अच्छा कर रही है और वो सिस्टम उसे बोलता है कि उसकी हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखेगा। रोज के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं होती। वो सो जाती है और जब अगले पल उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर जेंसी होती है। रोज उसे देखकर हैरान होती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उठने की कोशिश करती है तो वो नहीं उठ पाती। यान्सी बोलती है, कोशिश मत करो, शरीर तो वैसे भी तुम्हारा खराब हो चुका है। अब अगर तुम बार बार ऐसे उठने की कोशिश करोगी तो इसका रिजल्ट भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो रोज से कहती है, वैसे तुम्हें पता है इन सब चीजों के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तुम्हें जुनहो की लाइफ में नहीं आना चाहिए था और उसे और उसके बच्चे को अकेला छोड़ देना चाहिए था क्योंकि वो मेरा बैकअप ऑप्शन था जब भी मेरा करंट बॉयफ्रेंड मुझे धोखा देता उससे। और तुमने इतनी ज्यादा बेवकूफी कर दी उनकी लाइफ में आकर जिसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और वो रोज से कहने लगती है, वो झूला मैंने सिर्फ गुस्से में आकर खोला कि तुम वहाँ से दूर चली जाओ, पर तुमने क्या किया? तुमने सारा गेम बिगाड़ दिया। तुम रिस्पॉन्सिबल हो और मैं उस बच्चे की बायोलॉजिकल मदर हूँ, तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ किसे बाहर रहना है किसे नहीं। और हम देखते हैं कि वो उसे वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। रोज इधर सिस्टम से हेल्प लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो जुनहो और उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन जब जुनहो आता है तो रोज उसका नोट और उसकी रिंग छोड़कर वहाँ से चली जाती है और तभी पीछे से येंसी आती है। येंसी यहाँ पर जुनहो से बात करने की कोशिश करती है पर जुनहो उसे टोटल इग्नोर करता है। येंसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर हम ऑफिस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर रोज अब अपना काम कर रही होती है पूरी डेडिकेशन के साथ क्योंकि अब वो जुनहो के साथ कोई और रिलेशनशिप नहीं करना चाहती है क्योंकि येंसी ने वार्निंग दे रखी है कि वो अगली बार भी कुछ ऐसा करेगी जिससे जुनहो और उसके बेटे की जान को खतरा होगा। रोज को उनकी सेफ्टी के लिए अब उनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। उसके लिए भी ये दर्द बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो लोगों से बहुत ज्यादा अटैच हो गई होती है, स्पेशली जुनहो से। और वो अब उन लोगों से ऐसे दूर जाकर बस खुद को काम में लगाकर उन सारी सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट कर रही है और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे का सीन जहाँ पर हमें पता चलता है कि रोज अब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर चुकी है। येंसी और उसका बॉस उससे मिलाना चाहते हैं और वो उसे बुला रहे होते हैं। रोज उनसे मिलने के लिए जाती है और वो पूछती है आखिर ऐसा क्या हो गया है जो उसके बॉस इतने अर्जेंट तरीके से उससे मिलाना चाहते हैं। उसका बॉस बताता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी एक टेलीविजन की बड़ी कंपनी है, हम लोगों के इंटरव्यू लेकर यहाँ टेलीकास्ट करते हैं। रोज बोलती है, तो मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपना काम बिल्कुल सही से किया है। अभी वाला शो मैंने टेलीकास्ट कर दिया है, लोग उसे देख रहे हैं और अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं। जिस पर उसका बॉस बोलता है कि हम एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करने वाले हैं, उम्मीद है कि तुम उस इंटरव्यू में रहो और क्वेश्चंस वगैरह सेट करो और उसके टेलीकास्ट होने की चीजें देखो। रोज बोलती है, आखिर ऐसा कौन इंसान है जिसके लिए आप इतने ज्यादा सीरियस होकर बैठे हैं। और उसे उसकी फाइल मिलती है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ जुनहो के बारे में है। उसका बॉस कहता है ये सब कुछ अब जुनहो के लिए कर रहे हैं। मिस्टर जुनहो हमारी कंपनी में आएंगे और वो हमारे न्यूज चैनल के लिए इंटरव्यू देंगे। रोज हैरान हो जाती है क्योंकि वो जुनहो को छोड़कर वापस आई होती है और उसके सिस्टम ने भी उसे इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताया होता कि वो आगे चलकर जुनहो से दोबारा ऐसे मुलाकात करेगी। और अभी तक उसने जुनहो से एक भी बार मुलाकात नहीं की होती। अब वो घबरा रही होती है। वो फाइल लेकर आती है
इधर मेन जुनहो को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि स्टूडियो से उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है और ये सारा काम चीफ असिस्टेंट बता रहा होता है। जुनहो को पता होता है कि स्टूडियो में रोज पहले से काम कर रही है और वो जाने से मना नहीं कर पाता। इधर हम देखते हैं रोज को, जो उस इंटरव्यू के टेलीकास्ट होने का सारा अरेंजमेंट कर रही होती है। इधर उधर जाकर सारी चीजें देख रही होती है, एक एक डायलॉग, एक एक अरेंजमेंट। और तभी उसकी मुलाकात होती है जुनहो से। जुनहो को कंपनी की सभी लड़कियां देखती हैं और उसकी हैंडसम होने वाली बात को अप्रिशिएट करती हैं। और तभी अचानक रोज और जुनहो एक दूसरे के सामने होते हैं। रोज जुनहो का वेलकम करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिससे जुनहो को रोज और अपनी पहली मुलाकात याद आती है जब रोज काम के लिए आई होती है। इधर रोज पीछे कैमरा के पीछे सारी चीजें देख रही होती है और इधर जुनहो कैमरा के सामने बैठकर एक एक सवाल के जवाब दे रहा होता है, पर वो बार बार कैमरा की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर रोज होती है। रोज समझ जाती है कि जुनहो ऐसा सिर्फ ये जानने के लिए कर रहा है कि रोज यहाँ कैसे रह रही है और क्या सब कुछ ठीक है। और जैसे इंटरव्यू खत्म होता है वो रोज के पास आता है और बोलता है, क्या मैं आपसे थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता हूँ? रोज बोलती है, चलिए हम लाउंज में बैठकर बात करते हैं, जिस पर जुनहो मना करता है और कहता है, मेरे पास एक स्पेशल रूम है, मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि रोज और जुनहो वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही रोज अंदर जाती है, जुनहो रूम को लॉक करने लगता है। रोज बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जुनहो करके उसके क्लोज आने लगता है। रोज घबराने लगती है और उसे रोक रही होती है। वो बोलती है, जुनहो आप अपनी हद में रहिए, और प्रोफेशनल होने का एक्शन कर रही होती है, पर जुनहो एकदम से उसके क्लोज चला जाता है। रोज का पैर स्लिप कर जाता है, वो नीचे गिर जाती है और जुनहो से एकदम से किस कर लेता है। और वो पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर वहाँ से जाने की? तुम मेरी वाइफ हो, कोई और नहीं। क्या तुमने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं? जिस पर हम देखते हैं कि रोज बताती है, मेरी और आपकी लाइफ में कुछ भी सिमिलर नहीं है। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं और मैं उन 3 महीनों के अंदर आपको खुद से अटैच करके आपकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को आपसे डिटैच करने की, पर हर पल मुझे आपकी और अपने बच्चे की याद आती रहती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और उम्मीद करती हूँ कि काश मुझे आपसे प्यार ना हुआ होता। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जुनहो उसे शांत कराता है और तभी पीछे से जुनहो का बेटा आ जाता है, जो रोज को देखकर इतना ज्यादा खुश होता है कि वो उसके गले लग जाता है और बोलता है, क्या हुआ? आप मुझसे नाराज हो गई थी क्योंकि मैंने वो पेंटिंग अच्छी नहीं बनाई थी? रोज बोलती है, मैं कुछ काम से आ गई थी, पर मैंने तुम्हें हर दिन मिस किया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर उसका बेटा कहता है, आप मेरी दोबारा से टीचर बनेंगी? जुनहो उसकी तरफ देखने लगता है और ये दोनों अब बच्चे की खुशी के लिए हाँ बोल देते हैं। और अब हम देखते हैं रात के वक्त का सीन, जहाँ पर रोज अकेले ड्रिंक कर रही होती है और बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है कि उसने ऐसे लोगों को छोड़ा जिनके मन में उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार है और वे लोग भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो बस बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर 2 घटिया लोग आ जाते हैं, जो उसके पास आकर बैठ जाते हैं। अकेली लड़की को देखकर उसका फायदा उठाने का सोचते हैं। रोज उन्हें मना कर देती है कि वो उसे हाथ ना लगाए, और जब वे ज्यादा बदतमीजी करते हैं तो रोज वहाँ रखी बोतल को उनके सिर में मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। और वो भागती हुई आ रही होती है और हम देखते हैं कि पीछे से वो लोग भी आ रहे होते हैं। रोज को रियलाइज होता है कि आज उसका बहुत ही ज्यादा अनलकी डे है और वो भागते हुए जुनहो की कार के सामने आ जाती है। जुनहो उसे देखता है और उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ? और हम देखते हैं कि वो अपने असिस्टेंट को भेजता है और वो रोज को कार के अंदर बैठाता है और उसे अपने साथ घर ले आता है और उससे गाड़ी के अंदर शांत होने के लिए बोलता है, और वो गाड़ी के अंदर ही सो जाती है। और येंसी इस बात से जल जाती है कि ये दोनों फिर से साथ कैसे आ गए हैं, जबकि उसने रोज को पहले ही धमकाया था कि अगर वो जुनहो के करीब रही तो वो उसे मार देगी। इसलिए वो तुरंत किसी को कॉल करती है और कहती है कि इन दोनों को अलग करने की फिर से प्लानिंग करो। वो कहती है कि मैं इन्हें साथ में नहीं देख सकती, सपने में भी नहीं। ये लोग साथ में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ रोज ऑफिस में होती है और उसके ऑफिस में सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर उसका और जुनहो का क्या रिलेशन है। उसकी दोस्त उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती हैं। तभी अचानक रोज के पास कोई फोन लेकर आता है और उन्हें पता चलता है कि रोज और जुनहो के रिलेशन को लेकर किसी ने इंटरनेट पर बहुत सारे रूमर्स फैला दिए हैं। सब लोग जुनहो और रोज के रिश्ते पर सवाल उठा रहे होते हैं कि आखिर ये कैसा रिश्ता है, जहाँ टीवी की इतनी बड़ी टेलीकास्ट करने वाली कंपनी की एक एम्प्लॉय एक ऐसे
मैरिड आदमी के साथ रिलेशन रख रही है जिसका एक बच्चा भी है और किसी की मैरिज डिस्ट्रॉय कर रही है। रोज बताती है कि जुनहो का उस लड़की के साथ अब कुछ भी रिश्ता नहीं रहा है। रोज इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वे उसे समझाते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, हमें पता है कि तुम कितनी अच्छी हो, इसलिए तुम्हें किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज का इमोशनल सपोर्ट सुनकर रोज और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर हम देखते हैं जुनहो को जिसे चीफ असिस्टेंट सारी बातें बताता है कि इंटरनेट पर क्या चल रहा है और कैसे रोज और उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये कैंपेन किसने चलाया है ये उन्हें नहीं पता। जुनहो बोलता है कि जिसने भी ये सब किया है उसे मेरे सामने लाया जाए, और यहाँ हम देखते हैं कि जुनहो सब चीजों के बारे में पता लगा रहा होता है। तभी उसके पास किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि सारी डिटेल्स उसे मेल के जरिए भेज दी गई हैं। जुनहो समझ जाता है कि ये सब येंसी कर रही है और वो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए तैयार होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जहां बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स जुनहो से सवाल कर रहे होते हैं। रोज भी वहां मौजूद होती है। रोज को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि जुनहो इस कॉन्फ्रेंस को आसानी से संभाल लेगा और हर सवाल का सही जवाब देगा। जुनहो मीडिया के सामने खड़ा होकर बोलना शुरू करता है कि मेरी एक्स वाइफ ने मुझे और मेरे बच्चे को बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया था। जब मेरा बच्चा बिल्कुल छोटा था उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। जब मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया और अपने बच्चे को अकेले बड़ा किया, तब अब वो वापस आकर सब कुछ लेना चाहती है और मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहती है। इस देश में अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ गलत करता है तो उसके लिए 50 लॉज बनाए गए हैं, लेकिन अगर कोई औरत किसी आदमी के साथ गलत करती है तो हमें क्या करना चाहिए? ये मेरी जिंदगी है। अगर मैं उसे वापस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता अपने परिवार के तौर पर तो ये मेरा फैसला है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी सिचुएशंस के बाद मैंने कुछ भी गलत सोचा है। इसके बाद रिपोर्टर्स रोज से पूछते हैं कि क्या आप इनके साथ रिलेशनशिप में कंफर्टेबल है? रोज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि जितना कॉन्फिडेंस मैं इनके साथ महसूस करती हूँ शायद किसी और के साथ न करती। इन्होंने हर पल हर वक्त मुझे अपनाया है। और तभी अचानक येंसी वहाँ आ जाती है और बोलती है, आज मैं कहानी में ऐसा ट्विस्ट लाने वाली हूँ जो सबको हिलाकर रख देगा। वो गुस्से में स्टेज पर चढ़ जाती है और वो बोलती है कि दरअसल ये सब पागल हो चुके हैं, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि सारी चीजें इतनी ज्यादा आसान है कि अगर ये कुछ भी बोलेंगे तो सब कुछ सच में बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और वो सबके सामने प्रूफ रखती है और बोलती है कि रोज का तो काम ही रिच लोगों को अपने साथ रिलेशनशिप में लाना और उन्हें फंसाना है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि उस घर में मेरा बच्चा भी रहता है और मैं उसके साथ ये सारी चीजें होते हुए नहीं देख सकती। जिस पर सभी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्रूफ है, क्या आप उसकी बायोलॉजिकल मदर हैं? और वो उस चीज को प्रूफ के तौर पर दिखा देती है और बोलती है कि जब मेरे साथ वो सारी चीजें हुई, जब मैंने एक छोटी सी नन्ही सी जान को दुनिया में लाया, तो मैं एक ऐसी स्टेज में थी जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी। शायद उसे पोस्टमार्टम बोलते हैं, और मैं उस स्टेज से बाहर नहीं निकल पाई थी और इसलिए मैंने अपने बच्चे को छोड़ने का डिसाइड किया। इधर हम देखते हैं कि वो ऐसे कई इंसिडेंट्स दिखाती है जहाँ जुनहो और रोज एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं और ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि इनके बीच बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इधर जुनहो इन सारी चीजों को इतनी इजीली नहीं छोड़ने वाला था और वो डिसाइड करता है कि वो रोज की इमेज को प्रोटेक्ट करेगा। जहाँ पर वो रोज को एक बिजनेस वुमन बोल रही है जो लोगों को फंसा कर उनका घर डिस्ट्रॉय करती है। वहाँ जुनहो सबके सामने कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि वो रोज से कितना ज्यादा प्यार करता है। वो एक एक प्रूफ दिखाता है कि उनकी शादी हो चुकी है और दोनों लीगली मैरिड है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ये भी बताता है कि येंसी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके बारे में उसे कभी भी पता नहीं था कि वो इस दुनिया में आने वाला है। और जब उसने येंसी से इस चीज के बारे में सवाल किया कि वो एक छोटे से बेबी को उसके पास में लेकर आई है, तब भी उसने एक भी जवाब नहीं दिया। और अब भी येंसी इन सारी चीजों को गलत तरीके से ले रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेज पर खड़े और बैठे सभी लोग येंसी को बैकलैश देने लगते हैं। वे कहते हैं कि ये सब इसी की गलती से हुआ है। पहले उसने खुद अपने बच्चे को छोड़ा, अपनी फैमिली से दूर गई, अब यहाँ सिंपैथी लेने आ रही है। एक इंसान जो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, उसे वो फिर से एक नया ट्रॉमा दे रही है और लोगों के सामने उसकी इमेज खराब कर रही है, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है और उसे ये सब नहीं करना चाहिए। स्टेज पर खड़े सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। येंसी अब अकेली बचती है। रोज और जुनहो एक दूसरे के साथ जाते हैं और वे सीधा घर पहुँचते हैं।
घर जाने के बाद उन्हें जुनू के बेटे की हालत के बारे में पता चलता है, जो बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि उसने भी वही न्यूज चैनल देखा है जहां उसकी बायोलॉजिकल मॉम उसके होने वाले पेरेंट्स को इतनी गलत तरीके से बैकलैश कर रही थी। रोज बोलती है कि मैं सिचुएशन को संभालती हूँ। वो जुनू के बेटे के साथ डील करती है, उसे प्यार से समझाती है कि बड़े लोगों के बीच में अक्सर ऐसे झगड़े होते रहते हैं, हमें उन झगड़ों को अपने दिमाग पर ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जिसपे वो बच्चा बोलता है कि अगर कल को मेरी मॉम मेरे पास नहीं है तो मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा। जिसपे रोज उसे जवाब देती है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन में रहेंगे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए सुपर हीरोज हैं और तुम्हारी टीचर भी। वो बच्चे को समझाती है और उसका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड करती है। इधर हम देखते हैं कि येंसी के पास फाइनल नोटिस जाता है जिसे कंपनी और बाकी सब जगह बैकलैश मिलता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके खिलाफ लीगल एक्शंस भी लिए जाएंगे। वो समझ जाती है कि उसने जो हरकत की है उसके बाद अब वो बुरी तरह टूट चुकी है, इसलिए वो कुछ नया करने का डिसाइड करती है। और हम देखते हैं कि वो सीधा जुनहो के बेटे के स्कूल में चली जाती है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को पिक करने के लिए आए हुए होते हैं। वो टीचर के सामने अच्छे बनने का ड्रामा करती है और अपने बेटे को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। इधर हम देखते हैं रोज को जो ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी उसके पास एक कॉल आता है। उसे लगता है कि ये कॉल जुनहो ने किया है, पर उसे पता चलता है कि ये कॉल उसके बेटे के स्कूल से है, जहां पता चलता है कि उसके बेटे को कोई किडनैप करके ले गया है और वे उसे बुला रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि जुनहो के बेटे को दिखाया जाता है जो अपनी बायोलॉजिकल मॉम के पास होने के बाद भी बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो उसे मार देगी और वो पूरी तरह रो रहा होता है। येंसी उसे समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि जिस लड़की के साथ तुम और तुम्हारे डैड रह रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच का रिलेशनशिप खराब किया है और तुम्हारी मॉम को ये करना पड़ेगा। और वो रोज को वहाँ पर बुलाती है। हम देखते हैं कि वहाँ रोज आ जाती है और उसे मारने का जुनून येंसी के सिर पर सवार हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे ये क्या करेगी। यहाँ पर रोज येंसी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है पहले ही तुम अपने हस्बैंड और अपने बेटे की नजरों में गिर चुकी हो और वो लोग तुम्हें अपनाने से साफ साफ मना कर रहे हैं। क्या तुम्हें तुम्हारे बच्चे की नजरों में जो डर है वो नजर नहीं आ रहा है कि वो तुमसे कितनी नफरत करता है और कितना ज्यादा डरता है? क्या कोई मदर ऐसी होती है? जिस पर वो जवाब देती है कि देखो रोज, मुझे तुम्हारी इस बकवास और फिलॉसफी वाली भारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप से मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी की लाइफ से चली जाओ। जिस पर रोज कहती है मैं किसी की लाइफ में नहीं आई हूँ, मुझे खुद लाया गया है। यही सब लोग मुझसे अटैच हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ। प्लीज उस बच्चे को छोड़ दो, इसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो। जिस पर हम देखते हैं कि वो बेबी बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बार बार रोज को बुला रहा होता है। रोज को तकलीफ हो रही होती है और इधर येंसी को गुस्सा आ रहा होता है। रोज जैसे ही मौका मिलता है वो येंसी को धक्का मार देती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि येंसी ने उसके ऊपर अटैक कब किया। इधर हम देखते हैं कि रोज जाकर एकदम से अपने बेटे को खोने लगती है, उसे रस्सियों में बंधे हुए कुर्सी से, जिसे इलियाना खुद बांधा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जुनहो भी आ जाता है और हम देखते हैं कि इधर रोज उसे खोलते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में पता चलता है कि रोज के ऊपर येंसी ने अटैक किया है और अब हॉस्पिटल में उसे होश आ जाता है। जुनहो उसे पूछता है क्या उसे तकलीफ हो रही है। रोज बोलती है ज्यादा नहीं, पर सब ठीक है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर जुनहो बोलता है डॉक्टर से बात हुई है, उसने बोला कि ये जख्म जल्दी से ठीक हो जाएगा। रोज बोलती है बाकी सब तो ठीक है, हमारा बेबी कहाँ पर है। जुनहो बोलता है उसे घर ले जाया गया है, वो अपनी नानी और बाकी लोगों के साथ खेल रहा है ताकि उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो। इधर जुनहो रोज को पानी देता है। रोज कहती है सब ठीक है, तुम इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो। जुनहो उसे हक करता है। रोज से प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और ना ही कोई रिस्क लेने वाला काम करेगी। तभी जुनहो के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जेंसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया है, जहां पर वो किसी इमेजिनरी मैन से बात कर रही है और बार बार रोज का नाम ले रही है। और डॉक्टर्स बताते हैं कि वो कई सालों तक इस मेंटल असाइलम से बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इधर हम देखते हैं कि रोज अब अपने ऑफिस में होती है और दिन रात एक नई स्टोरी पर काम कर रही होती है और उसकी जो कोलीग होती है वो उसे आइडिया देती है कि वो स्टोरी को एक बिग मूवी पर रिप्रेजेंट कर
सकती है और लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, या हो सकता है कि वो अपनी मूवी बना सकती है अपनी लाइफ की बायोग्राफी के ऊपर। उसकी दोस्त का ये आइडिया उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो फिल्म मेकिंग के काम में इन्वॉल्व होना चाहती थी। उसे पता था कि इस काम में बस एक ही आदमी मदद कर सकता है और वो है उसका हस्बैंड। अब वो जुनू के पास जाती है और उसे इन सब चीजों के बारे में बताती है। वो सारा का सारा आइडिया उसे देती है और बोलती है कि मैंने स्टोरी कंप्लीट कर दी है, मुझे बस फिल्म मेकिंग के लिए सोर्स चाहिए और इन्वेस्ट चाहिए, और मुझे पता है कि उससे बेहतर अप्रोच सिर्फ आपके पास मिलेगी, आप मेरी मदद करोगे? जुनहो उससे बोलता है तुमने जैसा भी बोला मैं तैयार हूँ, और इंजॉय अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करती है। जुनहो तो बस उसके हिलते हुए होठों को देख रहा होता है जो उसे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, और वो रोज से कह रहा होता है कि अगर ये स्क्रीन प्ले सबके सामने प्रेजेंट करना है तो मैं तैयार हूँ हर एक सिचुएशन के लिए। अगर तुम्हें फिल्म मेकिंग करनी है तो मैं इन्वेस्टिंग के लिए रेडी हूँ। रोज उसे गले से लगा लेती है। जुनहो बोलता है पर इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा, प्रॉमिस करना होगा कि कभी भी तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब एक प्रॉमिस को आगे ले जाने की बात करते हैं। जुनहो उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है कि मैं हमेशा डरा हुआ रहता था कि तुम कहाँ किस हालत में होगी। रोज अब बिस्तर पर होती है। जुनहो उसे किस करने लगता है और इनके बीच में रोमांस होने लगता है और ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अगली सुबह जब अरेंज की आंख खुलती है तो वो जुनहो की बाहों में होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो बस जुनहो के चेहरे को टच कर रही होती है और कह रही होती है किसी इंसान के फेशियल फीचर्स इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, इसको तो छोड़ने का मन ही नहीं करता, बस मन करता है देखते रहो देखते रहो। और हम देखते हैं तभी जुनहो की आंख खुल जाती है और बोलता है तुम क्या बड़बड़ा रही हो? रोज बोलती है आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जुनहो हंसने लगता है और बोलता है पागल लड़के भी ब्यूटीफुल होते हैं क्या? रोज बोलती है मेरे लिए तो आप हो। और हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ बिस्तर में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। रोज अपना फिल्म मेकिंग का काम बहुत अच्छे से कर रही होती है। उसने कई सारे लोगों को अपनी टीम में हायर किया होता है और वो सारे लोग उसके साथ मिलकर डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे होते हैं। उसके सेट पर जुनहो आता है। जुनहो उसके लिए कुछ लेकर आया होता है। ये फ्लावर्स होते हैं जो उसने रोज को लाकर दिए होते हैं। रोज जुनहो से मिलकर खुश होती है और वो फूलों को ले लेती है और जैसे ही उन्हें अप्रिशिएट करने जाती है उसे एक तन से चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जुनहो उसे पकड़ लेता है और हॉस्पिटल लेकर आता है। जुनहो को लगता है कि इतने वक्त से अपने काम में बिजी थी तो शायद इसके साथ ये चीज इसलिए हुई होगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और वो रोज से कहती है मैडम आपने डाइट वगैरह लेना शुरू कर दिया है क्या? रोज बोलती है हाँ, पर मैं थोड़ा सा बिजी थी तो हो सकता है कि मेरी बॉडी में लो शुगर हो गया हो इसलिए ये चीज हो गई हो। जुनहो बोलता है हाँ मुझे भी यही लग रहा था। डॉक्टर हंसने लगती है और कहने लगती है आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। रोज आप 5 वीक प्रेग्नेंट हैं। रोज और ज्यादा शॉक हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर उसे चिंता होती है कि उसके ट्यूमर की वजह से उसके बच्चे की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन तभी डॉक्टर बताती है कि हमने सारी चीजें अच्छे से डायग्नोज की हैं और हमें पता चला है कि आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। आपकी जो बीमारी है वो उसे इनहेरिट नहीं हुई है और वो एकदम परफेक्ट चाइल्ड है। इसको सुनकर उन्हें और ज्यादा खुशी होती है। जुनहो और रोज एक दूसरे को किस करते हैं। रोज बोलती है हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वो जुनहो के बेटे को ये खबर बताने के लिए कि वो अब एक बड़ा भाई बनने वाला है। घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज जुनहो की तरफ इशारा करती है कि वो अपने बेटे को इस चीज के बारे में बताएं कि वो एक ब्रदर बनने वाला है। वो उसे बुलाते हैं और अपने पास बैठाते हैं। उसके बेटे को लग रहा होता है कि उसके दोनों पेरेंट्स उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे, पर रोज बोलती है नहीं और वो उसका हाथ लेती है, अपने पेट पर रख देती है और बोलती है तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए एक छोटे भाई या बहन को लाने वाली है जो तुम्हारे साथ खेलेगा। ये सुनकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि सच में मैं उसे कुछ भी सिखा सकता हूँ, मैं उसे ड्राइंग सिखा सकता हूँ, मैं उसे कई सारी कहानियाँ सुनाऊंगा और कई सारी बातें बताऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया का बेस्ट ब्रदर बनूं। जिसको सुनकर जुनहो और रोज को और ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे रोज अपने बेटे के रूम में जाती है और वो अपने सारे टॉयज अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए निकाल रहा होता है। रोज अंदर जाती है उसे दूध देने के लिए और उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? जिसपे वो बोलता है कि ये वे खिलौने हैं जिनसे मैंने अपना बचपन बिताया है और ये
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पता है कि मेरे ब्रदर या सिस्टर को ये खिलौने और ज़्यादा अच्छे लगेंगे और मैं ये सारे खिलौने उसके लिए निकालना चाहता हूँ ताकि उसे कभी भी कमी महसूस ना हो कि उसके घर में उसके लिए कम खिलौने हैं। रोज बोलती है, तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र है, जबकि वो तो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। जिस पे वो जवाब देता है कि मैं बस अपने भाई बहन के लिए एक बेस्ट ब्रदर बनने वाला हूँ। रोज उसका हाथ पकड़ती है और इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम एक बेस्ट ब्रदर बनोगे। जिस पर वो लड़का स्माइल करता है, लेकिन उसे अभी डर होता है। वो बोलता है कि मुझे बस ये डर है कि इस बेबी के आने के बाद क्या आप लोग मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना अभी करते हैं? क्या आप मुझे उतनी ही प्यार से वो कहानियाँ सुनाएंगी जो आप पहले सुनाती थी? क्या आप मुझे ड्राइंग सिखाएंगी? क्या आप मुझे बाहर घुमाने ले जाएंगी? जिस पर रोज बहुत अच्छे से जवाब देती है कि हर एक बच्चे का अपने पेरेंट्स की लाइफ में एक यूनिक रोल होता है, एक यूनिक स्टोरी होती है, एक यूनिक अटैचमेंट होता है और तुम्हारा वही रोल हमारी लाइफ में है। अगर तुम नहीं होते तो मैं और जुनहो कभी एक दूसरे से नहीं मिले होते। तुमने हमारी लाइफ को शेप किया है, हमें एक दूसरे से मिलाया है, संभाला है, तो इसके बाद तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा बनता है। चाहे कोई भी हमारी जिंदगी में आ जाए, पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इधर हम देखते हैं रोज को, जो कि अपने ऑफिस में होती है और उसे काम करते हुए अचानक से वॉमिट होने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ऑफिस के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ, अचानक से उल्टी क्यों हो रही है। जिस पर सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है। रोज अपने कोलीग्स को बताती है कि वो मदर बनने वाली है। सभी कोलीग्स खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि ऐसी चीजें ऐसी सिचुएशन में होती रहती हैं और आपको काम से ज्यादा अभी अपनी हेल्थ पर थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। इधर अचानक से रोज के पास जुनहो का कॉल आ जाता है, जो उससे पूछता है क्या उसने ब्रेकफास्ट किया था, क्या वो खाना खा रही है, उसे पानी की तो जरूरत नहीं, सब ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज उसे कहती है, प्रेसिडेंट आपको अपनी कंपनी में इतना ज्यादा काम रहता है, पर आपको अपनी वाइफ और अपने बेबी की इतनी ज्यादा फिक्र है कि आप ऐसी सिचुएशन में भी दोनों के लिए वक्त निकाल रहे हैं। इसका मैं क्या मतलब समझूं? जिस पर जुनहो बोलता है, मुझे बस चिंता हो रही है क्योंकि तुम काम के आगे किसी को भी नहीं रखती हो। रोज बोलती है, खुद को इतना परेशान मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं टाइम से सारी चीजें ले रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, खाना खा रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज नई स्क्रिप्ट की तैयारी करने लगती है। रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। वो जुनहो के पास होती है और अभी भी काम में लगी होती है। जुनहो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। रोज बोलती है, वैसे भी मुझे मेरी कंपनी के बॉस ने बिना कुछ बोले ही एक सिक लीव दे दी है, जो मुझे चाहिए भी नहीं थी। जुनहो बोलता है, तो उन्हें भी पता है ना कि ऐसी सिचुएशंस पर कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और मैटरनिटी लीव तो मिलनी चाहिए थी। रोज बोलती है, हाँ ये भी बात ठीक है आपकी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनहो बोलता है कि तुमने मेरी लाइफ में आकर वो जो अधूरे पन्ने थे, जिनमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, उनको पूरा कर दिया है। रोज बोलती है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, आपने भी बहुत सी चीज़ें हील की हैं, मेरा ट्यूमर, मेरी मेंटल हेल्थ, मुझे। जिस पर जुनहो बोलता है, हाँ मैं खुश हूँ। और हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। और यहाँ पर जुनहो उससे बोलता है कि कल हमें दोबारा से चेकअप के लिए चलना है और मुझे इस बार कुछ भी डिले नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं। रोज बोलती है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनहो बोलता है, जब मैं अपने बेबी की हार्ट बीट सुनता हूँ तो उस मोमेंट पर मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें और भी लोगों को नहीं मिलती हैं। जिस पर रोज बोलती है, हाँ मुझे भी ये चीज रियलाइज होती है कि मैन वरना एक बहुत ही अलग किरदार है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर जुनहो और रोज एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। और डॉक्टर ने बोला होता है कि उनका बेबी बिल्कुल हेल्दी है और बहुत ही जल्द इस दुनिया में आने वाला है। और ये दोनों बैठकर उसी बच्चे की प्लानिंग कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वे उसे वैसे ही अपब्रिंगिंग देंगे जैसे उन्होंने अपने पहले बेटे को दिया है। और वे बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वो कब इस दुनिया में आएगा और उसके बाद उनका मिशन अकम्प्लिश्ड होगा। और यहाँ पर रोज उस सिस्टम और बाकी की बातें भी बताती है कि कैसे उसने सिस्टम के साथ ये पार्टर किया था कि वो जुनहो की लाइफ में एक स्पेस बनाएगी और उसकी लाइफ में खुशियाँ भरेगी, और उसके बदले में सिस्टम उसे एक बहुत अच्छी चीज देगा, और वो है उसे एक हेल्दी लाइफ। और शायद वो चीज हो चुकी है। तभी अचानक से वहाँ पर जुनहो का बेटा आ जाता है और बोलता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, देखो मैंने क्या बनाया है, क्या आप देखेंगे? और वो उसके बेबी को टच भी करता है और बोलता है, मॉम मेरा ब्रदर कैसा परफॉर्म कर रहा है। जिस पर रोज को पता चल जाता है कि उसके बड़े बेटे को एक बेबी बॉय चाहिए। अब ये तीनों बैठकर अच्छे से बात करने लगते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ये फैमिली टाइम होता है और इसी हैप्पी फैमिली मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।